हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS थेरिया पे। तो हमारा चल रहा था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब हमारी केमिस्ट्री की 11th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो हमने क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और थोड़ा बहुत जो रेडियो एक्टिव है उनके बारे में देख लिया था। आज हम क्या करते हैं, हम मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 2 की डिस्कवरी हो चुकी है, तीसरा आपके पास है न्यूट्रॉन। तो आज हम देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। वैसे तो इसकी डिस्कवरी बहुत ही लेट हुई थी, यानी कि सबसे बाद में हुई थी, लेकिन हम पहले ही पढ़ लेते हैं। 1932 की बात है। 1932 में क्या था, एक साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी बच्चों? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इसने क्या कहा था, इसने बहुत सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। इसने क्या किए? बहुत ही सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैनी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय द चैडविक के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए गए। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, जब इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाए तो इसने एक एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, कुछ लाइट एलिमेंट लिए, जैसे कि बेरिलियम। लाइट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो हल्के हैं। तो इसने क्या किया, कुछ लाइट एलिमेंट लिए। उसने एक एलिमेंट लिया बेरिलियम लिया और क्या किया, बेरिलियम का हमें जनरली पता है, क्या पता होता है? बेरिलियम जो है इसका मास नंबर 9 होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है, यही है ना। तो इसने क्या किया, चैडविक ने बेरिलियम की जो एलिमेंट लिया, इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवा दी। बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है किसी भी अदर पार्टिकल का अटैक करवाना। इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवा दी अल्फा पार्टिकल्स की। किसकी है करवाई? अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवा दी। किसके ऊपर करवाई बॉम्बार्डमेंट ऑन द बेरिलियम एलिमेंट्स। बेरिलियम के हल्के एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट। इसलिए अब आप कहोगे सर आपने पहले रेडियो एक्टिव बता दिया। अरे मैंने रेडियो एक्टिव इसीलिए बताया है क्योंकि उसमें 3 टाइप की रेज निकलती है, एक अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। बताया था या नहीं बताया था? तो उन्हीं में से एक है अल्फा रेज। किन से मिलके बनी हुई थी? अल्फा पार्टिकल। आ गया ना उसका यूज। इसलिए मैंने तुम्हें बीच में पहले ही रेडियो एक्टिव का टॉपिक करवाया। तब हम आगे बढ़े न्यूट्रॉन की तरफ। तो अल्फा पार्टिकल कौन से थे? मैंने बताया था जो अल्फा पार्टिकल है दीज आर सिमिलर टू हीलियम पार्टिकल। बताया था जिनका मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं अल्फा पार्टिकल। और लेकिन यह भी बता था इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही लो होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर वेरी लो। बताया था या नहीं बताया था? ये सब कुछ पेनिट्रेशन पावर लो, और एनर्जी भी क्या बताई थी इनकी? लो बताई थी। ऐसा सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। इन सब की बताया था सबसे ज्यादा बीटा गामा रेज की होती है, वो मैंने बताया था। तो ये हीलियम पार्टिकल्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स हमने लिए। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम पे करवा दी। बॉम्बार्डमेंट जैसे ही करवाई तो क्या हुआ, देखते जाइएगा। बॉम्बार्डमेंट करवाने के बाद क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा को मैंने हीलियम ही मान लिया, 4 एटॉमिक मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर, और ये अल्फा पार्टिकल है। इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाते ही रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में, और क्या बना, यहां से ध्यान से देखिएगा क्या बना। ये चेंज हो गया कार्बन के एटम में। देखो बेरिलियम एटम और हीलियम का अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट से बेरिलियम किस में चेंज हो गया? कार्बन में। लेकिन कार्बन का मास नंबर तो कितना होता है? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6। अब ध्यान से देखिएगा, जब इनकी बॉम्बार्डमेंट करवाई तो एक तो कार्बन के एटम्स बन गए, वो तो सही है भाई, कार्बन के एटम बन गए। लेकिन सम अदर पार्टिकल्स ऑल्सो रिलीज्ड। सम अदर पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे विच हैव नो चार्ज, जिनके ऊपर क्या था? कोई चार्ज नहीं था, जिनको इसने एन से डिनोट किया और ऐसे डिनोट कर दिया। तो कुछ अदर पार्टिकल भी इसमें से निकले जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और उनका भी जो मास देखा गया, उनका जो मास था इक्वल टू प्रोटॉन था। किसके मास के इक्वल था? बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोटॉन के मास के नियर अबाउट इक्वल था। यानी कि क्या किया इसने, ध्यान से सुनिएगा,
अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाई तो क्या हुआ, इसका मास नंबर और इसका मास नंबर दोनों ऐड होने चाहिए। 9 और 4 कितना होता है 13, लेकिन यहां पे मास नंबर कितना बना 12। इसका मतलब एक पार्टिकल कम रह गया। और यहां पे एटॉमिक नंबर 4, यहां पे एटॉमिक नंबर 2, दोनों को कंबाइन किया कितना हो गया, एटॉमिक नंबर भी कंबाइन हो गया, लेकिन मास नंबर कंबाइन होके कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसका मतलब 9 और 4 होते हैं 13, उनमें से 12 तो यहां पे मास नंबर बना गए, एक पार्टिकल रह गया। वो पार्टिकल कैसा था, वो पार्टिकल इसमें से निकला, तब पता चला उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसका मास प्रोटॉन के इक्वल है, उसके ऊपर चार्ज कैसे नहीं है, जब इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में से इस पार्टिकल को पास किया तो ये स्ट्रेट पास हो गया, ना ही तो इसकी तरफ बेंड हुआ ना इसकी तरफ। अगर इधर बेंड होता तो हम कहते इस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव की तरफ बेंड होता तो हम कहते इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कहीं पे भी बैंड नहीं हुआ, इट मींस ये क्या है, इट हैव नो चार्ज, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन इसका मास देखा गया तो किसके इक्वल था, एग्जैक्टली प्रोटॉन के इक्वल था। फिर चैडविक ने कहा ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है। ये कैसे पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और इन न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। और जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की। इसका मतलब इसने कहा जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, और ये चैडविक ने डिस्कवरी रदरफोर्ड मॉडल के बाद की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। लेकिन क्या है, मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा हूं क्योंकि आपको पता तो है भाई एटम में न्यूक्लियस होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्या कहा इसने, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के मास के इक्वल है, उसको इसने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। इस तरीके से चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो ये था बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में, बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, ज्यादा नहीं, आपको 2-4 लाइन में बताना होता है। मेन आपके पास है व्हेन द अल्फा पार्टिकल आर बोmbarded ऑन द बेरिलियम लाइट एलिमेंट्स, देन दे फॉर्म ए कार्बन एटम एंड रिलीज ए other particle which have no charge but mass equal to proton, that are called neutrons which are present in the nucleus। इन्हें हमने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। अब आपके 3 पार्टिकल हो गए, कौन कौन से, एक को आपने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, एक को आपने क्या नाम दिया प्रोटॉन, एक को अभी आपने डिस्कवर कर लिया न्यूट्रॉन। इन तीनों को इकट्ठा मिला के पता क्या नाम दिया जाता है, इन तीनों को इकट्ठा मिला के नाम दिया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम दिया जाता है इनको, सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि ये एटम के सबसे छोटे पार्टिकल है इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आगे बढ़िएगा, इतना बच्चों पूछना है, कोई डाउट हो चले फिर तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आगे बढ़िएगा, जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई धीरे धीरे बहुत सी बातें सामने आने लग गई। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले अब आप मान के चलो भी आपने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 2 मॉडल के बाद हुई थी, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन अब क्या है, अब आप इतना मान के चलो भी आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली है और किसकी डिस्कवरी कर ली है, प्रोटॉन। इन दोनों की डिस्कवरी के जस्ट बाद मॉडल आए थे एटम के। क्या आए थे, मॉडल ऑफ एटम। मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब होता है किसी का छोटा रूप। जैसे कि हम क्या है, कोई छोटी सी चीज बना देते हैं भाई, अगर ये ऐसे होगी, अगर हम इसमें ये चीजें इंप्लांट करेंगे, अगर हम बड़े लेवल पे इसको बनाएंगे तो ये ऐसे काम करेगी। जैसे हम नक्शा नहीं बना देते, एक मकान बनाना हो भाई, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे ये बेडरूम होगा, ऐसे। तो ऐसे ही मॉडल बताया गया भी एटम किस टाइप का है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, वो तो हमने इसलिए कर लिया, पहले इसलिए पढ़ लिया ताकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी हमें आ जाए। अदरवाइज न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहां पे हुई थी वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे चलने के बाद। उससे पहले मॉडल ऑफ एटम आए थे। तो अब आप एक बात मान के चलो भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी तक डिस्कवर हुए, इनके डिस्कवर होते ही
तो जैसे ही क्या हुआ, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, तो क्या है, साइंटिस्ट को कुछ प्रॉब्लम आने लग गई। तो मेजर प्रॉब्लम क्या थी उनके सामने, साइंटिस्ट के सामने मेजर प्रॉब्लम क्या थी, सुनते जाइएगा। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने सोचा जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बनाया जाए। भाई अब आपको हमें पता है एटम स्टेबल है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे यह बात सामने अब आने लग गई क्या कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है, एटम स्टेबल कैसे है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे अरेंज करें ताकि एटम स्टेबल हो जाए। इसलिए उनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या आई, सबसे पहली प्रॉब्लम आई मॉडल बनाने से पहले, भाई एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, इन सब को बताने से पहले साइंटिस्ट के सामने पहली प्रॉब्लम आई स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द मॉडल ऑफ एटम। एटम के मॉडल बताने से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। सबसे पहली थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम थी बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स है उनके बिहेवियर, उनका कैसा बिहेव है, वो किससे रिएक्शन करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं, तो ये सब भी उनके सामने मेजर प्रॉब्लम आई। तो मॉडल ऑफ एटम देने से पहले साइंटिस्ट के सामने पहली प्रॉब्लम कहां पे इलेक्ट्रॉन को रखे, कहां पे प्रोटॉन को रखे ताकि एटम स्टेबल रहे, तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में। दूसरी कि एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर चेक करें, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे चेक करें तो उनका बिहेवियर कैसा है, ये भी उनके सामने मेजर प्रॉब्लम आई। थर्ड प्रॉब्लम क्या आई, अब हम कह देते हैं भाई एटम्स जो कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, एलिमेंट बना मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसने क्या एक और प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम, हाउ, कैसे डिफरेंट एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, कैसे अलग अलग एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आई भी। वो कैसे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्यों जुड़ रहे हैं वो किसी के साथ, तो ये भी एक प्रॉब्लम आई, हाउ एटम्स कंबाइन फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। ये भी उनके सामने एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो साइंटिस्ट के सामने एक एक करके हमने देखा। सबसे पहली कौन सी प्रॉब्लम आई थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड हमारे पास क्या आई थी, उनका बिहेवियर कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। और थर्ड प्रॉब्लम क्या आई, एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वे मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, हाउ दे कंबाइन, ये भी उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। और एक और लास्ट प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखो। हाँ भाई, एक रेडिएशन होती है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शन विद द एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वे एटम के साथ कैसे इंटरेक्टेड है, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्टेड विद द एटम, एटम के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे अटैच्ड है, ये भी उनके सामने एक मेजर प्रॉब्लम। तो ध्यान से सुनिएगा, मन लगेगा एक बार, क्या है पते की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें याद रखने की है, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी पूछी जा सकती हैं। आपको कहीं पे भी जब आप कोचिंग या नीट IIT ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो ऐसी छोटी बातों को उठा के लेके आते हैं। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, उसके बाद मॉडल बताने थे एटम के। तो मॉडल एटम के बताने से पहले साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन की, उन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फील हुई। क्या क्या प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कहां पे रखा जाए, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्टेबल भी तो होना चाहिए। सेकंड तो क्या है, अगर हमें कोई चीज प्रैक्टिकली प्रेजेंट है, जैसे कि अब ह्यूमन बीइंग ही है, उसमें हार्ट कहां पे प्रेजेंट है, ये हमने पहले थोड़े पता था, एक्सरे से इन सबसे ही पता चला, लेकिन दूर से देख के तो हम आइडिया लगा सकते हैं भाई हार्ट है यहां पे होगा। वैसे ही एटम के बारे में भी आइडिया लगाया गया, लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट ने कहा हमें एटम को अरेंज तो करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताने हैं कहां
पे है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड प्रॉब्लम, उनका हमें बिहेवियर देखना कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं और कैसे जुड़ के मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऐसा सुना था ना। तो वही बात यहां पे है, एटम्स अपने आप को कंबाइन करते हैं क्या करने के लिए, स्टेबल। लेकिन यहां पे डिस्कवर थोड़ी हुआ था। और लास्ट क्या थी, एक ईएम वेव जो होती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हम इसी यूनिट के बस नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम के साथ कैसे इंटरेक्टेड, ये प्रॉब्लम्स साइंटिस्ट के सामने आई। फिर क्या है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए सबसे पहला जो मॉडल था वो दिया था थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी ना, उसी ने दिया था। तो सबसे पहला आप देखिएगा मॉडल ऑफ एटम्स में सबसे पहला मॉडल कौन सा था, फर्स्ट मॉडल क्या है वो सुनते जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद पहला मॉडल जो आया था वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन ने क्या कहा था, बहुत इजी है बच्चों, इसको कई नाम दिए गए, उन नाम को भी मैं बता देता हूं। इसको एक तो नाम दिया गया प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, ये भी इसको नाम देते हैं। एक और नाम दिया जाता है इसको रेजिन पडिंग मॉडल, एक और नाम भी दे सकते हैं इसको, क्या नाम दोगे, वाटरमेलन पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसके बहुत सारे नाम थे, ये सब नाम क्या होते हैं ये एक एक आपको पता चल जाएगा। वाटरमेलन मॉडल, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम हो गए। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का क्या नाम है, प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। सुनते जाइएगा ऐसा क्यों है। सबसे पहले क्या कहा थॉमसन ने, कहा जो आपका एटम है वो क्या है, उसके अंदर वो एक सफियर की तरह है। जो आपका एटम है इट लाइक ए सफियर, किसकी तरह है, इट लाइक ए सफियर। थॉमसन ने कहा जो आपका मॉडल है, जो एटम है वो एक सफियर की तरह है। बिल्कुल सही कहा था इसने। वैसे ये किसकी तरह है, जो एटम है लाइक ए सफियर, एटम लाइक ए सफियर। एटम एक सफियर की तरह है इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके अंदर क्या है, इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का, सुनते जाइएगा, बात सुनने की ज्यादा है यहां पे इस यूनिट में। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब है, सभी जगह इस एटम में, पूरे सफियर की तरह आपका एटम, इसमें पूरे में सभी जगह पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल फैला हुआ है। अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे भी उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी पॉजिटिव चार्ज की जितनी यहां पे है, सभी जगह एक जैसा फैला हुआ है। इसने ये कहा था जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे सफियर में, पूरे एटम में एक जैसा है, सभी जगह इक्वल है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसने क्या कहा, एटम लाइक ए स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया। फिर इसने सेकंड क्या कहा, इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज जो इस सफियर के अंदर प्रेजेंट है, एटम एक सफियर की तरह है जिसमें सभी जगह पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड हैं, धसे हुए हैं। इंबेडेड क्या है, इंबेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर इंबेडेड, इलेक्ट्रॉन्स जो वो इंबेडेड है किसके अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर, सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर धसे हुए हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, आप घर पे कुछ भी बना रहे हो, जैसे कि हमने क्या है गाजर का हलवा बनाया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसको डिप कर देते हैं गाजर के हलवे में, जो आपके काजू हैं, बादाम है, उनको हम ऐसे दसा नहीं देते हैं। वैसे ही ये है, जो आपका गाजर का हलवा है उसको आप एक सफियर बना लो, वो तो आपका क्या हो गया, एटम हो गया। और वो जो रेड कलर का आपका गाजर का हलवा है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसके अंदर जो आप बादाम और वो लगा रहे हो वो उनको इलेक्ट्रॉन मान लो। तो बिल्कुल ऐसा ही
था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू दिस पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी थी वो सुनिए इस मॉडल की क्या थी। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इस मॉडल की, सबसे मेन प्रॉपर्टी थी इट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये क्या एक्सप्लेन करता है, एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव देखो इसने इक्वल बताया था। इसने क्या किया, इस मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज दैट इट एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था, तभी तो न्यूट्रल है। इसने क्या कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। जब ये इक्वल होंगे तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थॉमसन मॉडल का जो मास है, मास जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है इन द एटम। एटम के अंदर जो मास है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास जो वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास इन द एटम इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो एटम का मास है वो सभी जगह है। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी थी। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हो जाएगा। फिर इसने धीरे धीरे इसको एक नाम दे दिया। इसने कहा हम वाटरमेलन का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, वाटरमेलन का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटरमेलन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सफियर होता ना वाटरमेलन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सफियर है। और जो वाटरमेलन है वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। तो इसने कहा इस रेड कलर को हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। बोलो सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होता है या नहीं होता, वाटरमेलन में होता है। फिर इसने कहा जो ब्लैक सीड्स हैं, जो हम काले बीज नहीं होते उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं ना, तरबूज के अंदर तरबूज ब्लैक सीड्स, आजकल तो बहुत ज्यादा आया हुआ मार्केट में। ब्लैक सीड्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान लो। वे इलेक्ट्रॉन इस लाल पार्ट में, रेड पार्ट में धसे हुए होते हैं या नहीं होते। तो इसने क्या कहा, इसलिए इस मॉडल को क्या नाम दे दिया, वाटरमेलन मॉडल। रेजिन पडिंग और प्लम पडिंग मॉडल, क्योंकि ये धसे हुए हैं और ये पडिंग वर्ड ना धसे हुए के लिए लगता है। और लेकिन क्या है, अब एक और बात सुनिएगा, इसने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये याद रखना, पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म। क्योंकि अगला मॉडल जो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आप ये याद रखना, इसने क्या कहा था, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म, सभी जगह एक जैसा है। जैसे तरबूज नहीं होता, उसका रेड पार्ट तो क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स है वो क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। ये था आपके पास प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। ये क्यों नाम देते हैं, अरे जैसे आप कभी केक लेके आए हो, केक के अंदर हम कुछ भी क्या है वो कर देते हैं, दसा देते हैं, तो ये उसी के लिए तो वर्ड लगते हैं, ये प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग, इसलिए इनका नाम ऐसा है। बताए थे। देखो बच्चों, अब इसमें कहीं पे न्यूट्रॉन की बात आई है, नहीं आई, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। हमने पहले ही क्यों कर लिया, ताकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आपको पता चल जाए। लेकिन अभी तक कहीं पे भी न्यूट्रॉन की बात नहीं आई है, क्योंकि जब थॉमसन मॉडल आया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुई थी। यह था आपके पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। मैं इसलिए तुम्हें स्लो चला रहा हूं। अब आज के बाद आपको रोज डेली वीडियो मिलेंगे मेरे +1 क्लास की, इसी तरीके से कंटिन्यू। मैं आपके पास कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा, कोई भी टॉपिक बीच में नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल कंटिन्यू। ये यूनिट और फर्स्ट यूनिट बेस है बच्चों, आपके सिलेबस का बेस है। ये यूनिट बहुत ही क्या है, इजी है, लेकिन ये उलझाने वाली ज्यादा है। इसलिए कह रहा हूं एक एक बात को पकड़ो, एक एक बात को कैच करो। यूनिफॉर्म मैंने बताया है, आगे आपके पास आएगा थॉमसन मॉडल में क्या है, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट में देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में।